नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अंश अवस्थी से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। नालंदा, शेखपुरा, जमुई, लखीसराय और नवादा जिले में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। शेखपुरा जिले के अरियरी में सबसे अधिक 180 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गयी। नालंदा जिले में अचानक बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होने के बाद एनडीआरएफ को बुलाया गया। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शहरों को कचरा मुक्त बनाने के लिए स्वच्छ भारत शहरी मिशन के दूसरे चरण की शुरूआत की। और गांधी जयंती के अवसर पर कल प्रदेश में कोविड से बचाव के लिए टीकाकरण का महाअभियान चलाया जाएगा। 35 लाख टीके दिए जाने का लक्ष्य। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों के लिए सरकारी केंद्रों पर निःशुल्क कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवाओं से आग्रह है कि कोविड से बचाव का टीका अवश्य लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। साथ ही कोविड से संबंधित जानकारी प्राप्त करने और मार्गदर्शन के लिए लोग राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क कर सकते हैं। बिहार सरकार के हेल्पलाइन नंबर 104 पर भी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश के कई हिस्सों में भारी बारिश के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। पिछले 24 घंटों के दौरान नालंदा, शेखपुरा, नवादा, लखीसराय, जमुई, सीवान और आसपास के क्षेत्रों में अत्यंत भारी बारिश हुई है। सबसे अधिक 180 मिलीमीटर बारिश शेखपुरा जिले के अरियरी में रिकॉर्ड की गयी है। इधर नालंदा जिले के 7 प्रखंडों में अचानक बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होने के कारण एनडीआरएफ को बचाव और राहत कार्य के लिए बुलाना पड़ा है। हमारे संवाददाता ने बताया कि हिलसा, कतरीसराय, गिरियक, बिंद, सरमेरा, रहुई, अस्थावां, कराय, परशुराय और बिहारशरीफ प्रखंड के 25 से अधिक गांव बाढ़ की चपेट में आ गये हैं। कई स्थानों पर बांध टूटने से गांवों में तेजी से पानी प्रवेश कर रहा है। लगातार हो रही बारिश और झारखंड के तिलैया बांध से पानी छोड़े जाने के कारण स्थिति और बिगड़ गई है। फ्लैश फ्लड के कारण कई घर बाढ़ से घिर गए हैं। गिरियक, कतरीसराय, बिहारशरीफ, हिलसा, कराय परशुराय और रहुई में सैकड़ों एकड़ में लगी धान की फसल डूब गई है। हिलसा और कराय परशुराय में लोकाइन, रहुई और बिहारशरीफ में पंचाने नदी में अचानक पानी आ जाने से बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई है। वहीं गिरियक और कतरीसराय में सकरी नदी उफान पर है। गिरियक में सकरी नदी के पानी से सतौवा, भदाय, गौसगंज, प्यारेपुर, कोरीबिघा, रूपसपुर, सायडी, घोसरामा, रानीसराय और बिशुनपुर गांव में काफी नुकसान हुआ है। आकाशवाणी समाचार के लिए बिहारशरीफ से निरंजन कुमार। इधर भारी बारिश के चलते शेखपुरा, नवादा, लखीसराय, जमुई और सीवान जिले में कई स्थानों पर भीषण जलजमाव की स्थिति उत्पन्न हो गयी है। शेखपुरा से हमारे संवाददाता ने बताया कि भारी बारिश के चलते समाहरणालय, अनुमंडल कार्यालय और सदर प्रखंड के कार्यालय में जल जमाव हो गया है। शहर के विभिन्न हिस्सों में बारिश के कारण लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार शेखपुरा शहर में 145 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गयी है। वहीं नवादा के कौआकोल में 144, लखीसराय जिले के चानन में 122, जमुई जिले के झाझा में 117 और सीवान जिले के पचरुखी में 100 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गयी है। राज्य के कई हिस्सों में तेज हवा के साथ बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने प्रदेश में अगले 72 घंटों के दौरान तेज हवा के साथ भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। आज और कल पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, दरभंगा, समस्तीपुर, गोपालगंज, सारण और सीवान जिले में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गयी है। दरभंगा, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, वैशाली, कटिहार और सहरसा जिले में भी कुछ स्थानों पर भारी बारिश की आशंका है। मौसम विभाग ने सुपौल, अररिया, मधेपुरा और पूर्णिया जिले में भारी बारिश की आशंका को देखते हुए लोगों से सतर्कता बरतने की अपील की है। मौसम वैज्ञानिक आरती गुप्ता ने बताया कि राज्य में मॉनसून अभी पूरी तरह सक्रिय है। अगले 2-3 दिनों तक ये सक्रियता बनी रहेगी। पूरे राज्य में मध्यम से भारी एवं 1-2 स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा की गतिविधि जारी रहेगी। उल्लेखनीय है कि अति वर्षा का क्षेत्र आज उत्तर पश्चिम पर अवस्थित है तथा आगे उत्तर पूर्वी दिशा में बढ़ने का पूर्वानुमान है, जिसके कारण कल उत्तर पूर्वी भागों में अति वर्षा की गतिविधि बढ़ जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज स्वच्छ भारत मिशन शहरी तथा शहरों में बदलाव के लिए अटल मिशन अमृत के दूसरे चरण का शुभारंभ किया।
इन अभियानों का उद्देश्य सभी शहरों को कचरा मुक्त बनाना और सुरक्षित जलापूर्ति की व्यवस्था करना है। यह मिशन तेजी से हो रहे शहरीकरण की चुनौतियों से निपटने की दिशा में सार्थक प्रयास है। इनसे सतत विकास लक्ष्य 2030 के तहत निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने में भी मदद मिलेगी। 2014 में देशवासियों ने भारत को खुले में शौच से मुक्त करने का, ओडीएफ बनाने का संकल्प लिया था। 10 करोड़ से ज्यादा शौचालयों के निर्माण के साथ देशवासियों ने ये संकल्प पूरा किया। अब स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 का लक्ष्य है गार्बेज फ्री शहर, कचरे के ढेर से पूरी तरह मुक्त ऐसा शहर बनाना। अमृत मिशन इसमें देशवासियों की और मदद करने वाला है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने कहा कि इन योजनाओं से पिछले 6-7 वर्षों में लोगों के जीवन में बड़ा बदलाव आया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वच्छता केवल किसी एक दिवस, विशेष पखवाड़े या वर्ष तक सीमित नहीं है, बल्कि ये प्रत्येक दिन का एक महाअभियान है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को शामिल होना है। उन्होंने कहा कि स्वच्छ भारत अभियान और अमृत मिशन का अगला चरण शहरों में जीवन को सुगम बनाने के डॉक्टर BR अम्बेडकर के सपने को पूरा करने की दिशा में ठोस कदम है। श्री मोदी ने राज्य सरकारों और स्थानीय प्रशासनों से स्वच्छता मिशन में सक्रियता से भाग लेने की अपील की। उन्होंने कहा कि भारत में लगभग 1 लाख टन कचरे का प्रतिदिन प्रसंस्करण होता है। वर्ष 2014 में कुल कचरे का 30% से भी कम हिस्सा प्रसंस्कृत होता था, जबकि मौजूदा समय में 70% का प्रसंस्करण होता है। 20 से 70 तक पहुंचे हैं, लेकिन अब हमें इसे 100% तक, 100% तक लेकर जाना ही जाना है। और ये काम केवल वेस्ट डिस्पोजल के जरिए नहीं होगा, बल्कि वेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन के जरिए होगा। इसके लिए देश ने हर शहर में 100% वेस्ट सेग्रीगेशन के साथ साथ इससे जुड़ी आधुनिक मटेरियल रिकवरी फैसिलिटीज बनाने का लक्ष्य तय किया है। इन आधुनिक फैसिलिटीज में कूड़े कचरे को छांटा जाएगा, रिसाइकिल हो पाने वाली चीजों को प्रोसेस किया जाएगा, अलग किया जाएगा। इसके साथ ही शहरों में बने कूड़े के पहाड़ों को प्रोसेस करके पूरी तरह समाप्त किया जाएगा। श्री मोदी ने कहा कि सरकार ने शहरी विकास के लिए लगभग 4 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। उन्होंने कहा कि देश में मलजल को उपचारित करने का स्तर बढ़ने से नदियों को स्वच्छ बनाने में भी मदद मिलेगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। और अब आजादी का अमृत महोत्सव प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता के अंतर्गत आज का सवाल। आज का प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के पहले और अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? आप इस प्रश्न का जवाब हमारे ईमेल airnews2021@gmail.com पर दे सकते हैं। श्रोता मोबाइल नंबर 9471002534 पर व्हाट्सएप या SMS के माध्यम से भी उत्तर दे सकते हैं। जवाब के साथ श्रोता अपना नाम, पूरा पता और अपना एक फोटो भी भेजें। विजेता का चयन सही जवाब भेजने वाले श्रोताओं में से लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा। विजेता के नाम की घोषणा कल शाम 7:30 बजे के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन में की जाएगी। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRnews_Patna को भी फॉलो कर सकते हैं। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के रीजनल आउटरीच ब्यूरो पटना द्वारा आज पटना के गांधी मैदान में आजादी का अमृत महोत्सव के तहत फिट इंडिया फ्रीडम रन का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में CRPF, SSB, NCC के कैडेट, NSS और नेहरू युवा केंद्र संगठन के वॉलेंटियर ने भाग लिया। पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद रामकृपाल यादव ने रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर श्री यादव ने कहा कि स्वस्थ रहने के लिए सभी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संदेश फिटनेस का डोज आधा घंटा रोज को आत्मसात करने की आवश्यकता है। वहीं PIB और ROB के अपर महानिदेशक SK मालवीय ने कहा कि लोगों के बीच स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से पूरे देश में फिट इंडिया फ्रीडम रन का आयोजन किया जा रहा है। प्रदेश में कल गांधी जयंती के अवसर पर कोविड टीकाकरण महाअभियान चलाया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने बताया कि इस दिन 35 लाख लोगों के टीकाकरण का लक्ष्य है। इसके लिए 15,000 से अधिक टीकाकरण केंद्र बनाए गए हैं। गौरतलब है कि प्रदेश में
17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर चलाए गए टीकाकरण महाअभियान के तहत 33 लाख से अधिक लोगों को टीके दिए गए थे। ये एक दिन में टीकाकरण की अब तक की सबसे अधिक संख्या है। प्रदेश में अब तक 5,44,30,000 से अधिक लोगों को कोविड से बचाव के टीके दिए जा चुके हैं। इनमें से 1,08,51,000 से अधिक लोगों को टीके की दोनों डोज दी जा चुकी है। इधर देश भर में कोविड टीकाकरण का आंकड़ा 89,61,64,000 से अधिक हो गया है। नीति आयोग में स्वास्थ्य मामलों के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने लोगों से कोविड रोधी टीके लगवाने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि लोगों को घरों में रहकर ही त्योहार मनाना चाहिए। मास्क उतारने का, मास्क के बिना जीने का भी कोई मौका नहीं आया है। त्योहारों को इस साल जैसे पिछले साल हमने अलग तरीके से ही मनाना है। त्योहारों को अपने जोश से जैसे हम मनाते आए हैं और मनाना चाहिए, उसके लिए अभी और इंतजार करना होगा। त्योहार हम परिवार में ही बैठ के मनाएंगे, हम भीड़ से नहीं मनाएंगे, हम गैदरिंग्स बड़ी नहीं करेंगे, हम बाहर फालतू में नहीं जाएंगे, हम बाजारों में शॉपिंग बहुत ही केयरफुली करेंगे, भीड़ नहीं बढ़ाएंगे। पंचायत चुनाव के दूसरे चरण के लिए मतगणना कार्य जारी है। अधिकतर पंचायतों के परिणाम घोषित हो गए हैं। वहीं जिन प्रखंडों में मतदाताओं की संख्या अधिक है वहां देर रात तक परिणाम आने की संभावना है। दूसरे चरण में 34 जिलों के 48 प्रखंडों की 692 पंचायतों के लिए आज सुबह कड़ी सुरक्षा के बीच मतगणना का कार्य शुरू हुआ। मतगणना केंद्रों के पास सुबह से ही विभिन्न प्रत्याशियों के समर्थकों की भीड़ देखी गयी। हमारे संवाददाताओं ने खबर दी है कि अधिकांश जिलों में मिले जुले चुनाव परिणाम देखने को मिल रहे हैं। कई पंचायतों में निवर्तमान मुखिया को हार का सामना करना पड़ा है। इस चरण में 71,467 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। मधुबनी से हमारे संवाददाता ने बताया कि अब तक घोषित आधा दर्जन पंचायतों में मुखिया पद पर ज्यादातर नये चेहरों की जीत मिली है। बक्सर से हमारे संवाददाता ने बताया कि मूसलाधार बारिश के कारण बाजार समिति स्थित मतगणना केंद्र पर 2 घंटे तक वोटों की गिनती बाधित रही। इधर सासाराम में बाजार समिति स्थित मतगणना केंद्र पर एक प्रत्याशी के समर्थक और पुलिस के बीच झड़प के कारण अफरा तफरी की स्थिति उत्पन्न हो गयी। पुलिस की लाठीचार्ज में कई लोग घायल हो गये। बाद में भारी संख्या में पुलिस बलों को तैनात किया गया। मतगणना केंद्र पर नौहट्टा और रोहतास प्रखंड में हुए चुनाव के बाद मतों की गिनती हो रही है। पंचायत चुनाव के चौथे चरण के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने का कार्य आज समाप्त हो गया। इस चरण में मतदान 20 अक्टूबर को होगा। 4 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी, जबकि 6 अक्टूबर तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। 6 अक्टूबर को ही प्रत्याशियों के बीच चुनाव चिन्हों का भी आवंटन कर दिया जाएगा। विधानसभा की 2 सीटों तारापुर और कुशेश्वर स्थान के उपचुनाव के लिए आज अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन पत्र भरने का काम भी शुरू हो गया है। इन सीटों पर 30 अक्टूबर को मतदान होगा, जबकि मतगणना 2 नवम्बर को होगी। नामांकन की अंतिम तिथि 8 अक्टूबर निर्धारित है। 11 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी, जबकि 16 अक्टूबर तक उम्मीदवार अपना नाम वापस ले सकते हैं। जदयू विधायक मेवालाल चौधरी और शशिभूषण हजारी के असामयिक निधन के कारण दोनों सीटें रिक्त हुई हैं। अभी तक एनडीए या महागठबंधन की ओर से प्रत्याशियों के नाम की घोषणा नहीं की गयी है। आप श्रोताओं की सुविधा के लिए आजादी का अमृत महोत्सव प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का सवाल हम फिर से दोहरा रहे हैं। आज का प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के पहले और अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? अधिक जानकारी के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRnews_पटना को भी फॉलो कर सकते हैं। और अब अंत में मुख्य समाचार। नालंदा, शेखपुरा, जमुई, लखीसराय और नवादा जिले में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। शेखपुरा जिले के अरियरी में सबसे अधिक 180 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गयी। नालंदा जिले में अचानक बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होने के बाद एनडीआरएफ को बुलाया गया। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शहरों को कचरा मुक्त बनाने के लिए स्वच्छ भारत शहरी मिशन के दूसरे चरण की शुरूआत की। और गांधी जयंती के अवसर पर कल प्रदेश में कोविड से बचाव के लिए टीकाकरण का महाअभियान चलाया जाएगा। 35 लाख टीके दिए जाने का लक्ष्य। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।